कभी सोचा है, जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर काम करता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इस विश्लेषण में हम इसी छिपी हुई रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंपनियां ये पक्का करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया के एक कोने से निकलकर सीधे हमारे हाथों तक पहुंच जाएं। चलिए इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये जो सफर है खेत से लेकर कब तक का, यही तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी की असली ताकत दिखाता है। देखिए, एक तरफ तो है दुनिया भर में फैला हुआ शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, और दूसरी तरफ एक छोटा सा प्यारा सा लोकल कैफे। इन दोनों दुनियाओं के बीच का फासला जरा सोचिए कितना बड़ा है, और इसी फासले को पाटने का काम करती हैं अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन रणनीतियां। तो सवाल ये है कि कंपनियां इस बड़ी सी पजल को सॉल्व कैसे करती हैं। इसकी शुरुआत होती है 4 बहुत ही बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने से। चलिए देखते हैं क्या है ये फ्रेमवर्क। हर सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के सेंटर में एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल होता है, और कामयाबी की शुरुआत होती है सही सवाल पूछने से। क्या, कैसे, कहां और कब। यही 4 सवाल किसी भी बिजनेस के लिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने का एक तरह से रोड मैप तैयार करते हैं। तो पहला सवाल, क्या? अब ये सिर्फ किसी सामान या प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। क्या कंपनी कोई जानकारी भेज रही है, मतलब कोई ऐड या प्रमोशनल मटेरियल, या फिर ये एक बातचीत की प्रक्रिया है जैसे टिकट बुक करना, या फिर पेमेंट और बिलिंग का मामला है? हर एक फ्लो को ठीक से मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल आता है कैसे, मतलब कस्टमर और बिजनेस के बीच इंटरैक्शन कैसे होगा। क्या कस्टमर खुद सर्विस वाली जगह पर आता है, जैसे थिएटर में फिल्म देखने, या फिर सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर के पास जाता है, जैसे कोई प्लम्बर घर पर आता है, या फिर नेटफ्लिक्स की तरह सब कुछ रिमोटली ही हो जाता है। फिर हम आते हैं कहाँ पर, मतलब लोकेशन। अगर कोई फिजिकल स्टोर है तो वो कहाँ होना चाहिए? क्या वो ऐसी जगह है जहां लोग आसानी से पहुंच सके? और हाँ, डिजिटल दुनिया में कहाँ का मतलब हो सकता है एक अच्छी, आसानी से चलने वाली वेबसाइट या ऐप। लोकेशन बहुत मैटर करती है, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल। और आखिर में चौथा सवाल है कब। कस्टमर्स को सर्विस चाहिए कब? क्या नॉर्मल बिजनेस घंटे काफ़ी हैं या फिर 24/7 अवेलेबिलिटी की उम्मीद है? तो ये फैसला असल में कस्टमर की ज़रूरतें और बिजनेस चलाने के खर्चे के बीच एक बैलेंस बनाने का है। तो जब इन स्ट्रैटेजिक सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तब कंपनियां सोचती हैं कि आज के मार्केट में उनके पास कौन-कौन से चैनल ऑप्शंस हैं। ये एक तरह से फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच चुनाव करने जैसा है। बेसिकली 3 मेन तरीके हैं जिनसे सर्विसेज दी जा सकती हैं। पहला, जहां कस्टमर खुद सर्विस की जगह पर जाता है। दूसरा, जहां सर्विस कस्टमर तक पहुंचती है। और तीसरा, जहां कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता और सब कुछ दूर से, अक्सर इंटरनेट के जरिए हो जाता है। अब यहाँ पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कंपनियां इन अलग-अलग चैनल्स को आपस में जोड़ती कैसे हैं। मल्टी चैनल का मतलब है कि कई चैनल हैं पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ओमनी चैनल का मतलब है कि वो सारे चैनल मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि कस्टमर को एक स्मूथ, जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस मिले। और आज के दौर में यही असली गोल है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है REI। उनका स्टोर, वेबसाइट और ऐप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। और ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा कामयाब है कि जो लोग अपना ऑनलाइन ऑर्डर पिकअप करने स्टोर आते हैं, वो अक्सर वहाँ कुछ न कुछ और भी खरीद लेते हैं। ये दिखाता है कि एक अच्छी ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल हो सकती है। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर कंपनियां सीधे कस्टमर्स को बेच सकती हैं, तो फिर वो अक्सर बिचौलियों यानी इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल क्यों करती हैं? इसका जवाब ये है कि ये जो बिचौलिए होते हैं, वो अक्सर कस्टमर के एक्सपीरियंस में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं। इसको समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, फ्लावर ऑफ सर्विस। सोचिए, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो कोर प्रोडक्ट देती है, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो उसमें जानकारी, पेमेंट के ऑप्शन और कस्टमर सर्विस जैसी एक्स्ट्रा सर्विसेज जोड़ देते हैं। और इन सब से मिलकर बनता है एक पूरा और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस। इंटरमीडियरीज को यूज करने का एक सबसे पॉपुलर तरीका है फ्रेंचाइजिंग। ये एक बहुत पावरफुल मॉडल है। इससे एक बिजनेस अपने जैसे ही स्टोर चलाने के लिए इंडिपेंडेंट ओनर्स को लाइसेंस देता है और इस तरह बहुत तेजी से मार्केट में फैल सकता है।
और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए है। स्क्रीन पर देखिए कुछ सबसे बड़े नाम जैसे हैम्पटन होटल्स, सबवे और 7-Eleven। ये सारे के सारे बड़े ब्रांड्स मार्केट में तेजी से फैलने के लिए फ्रेंचाइजिंग मॉडल पर ही तो डिपेंड करते हैं। तो फिजिकल स्टोर्स, वेबसाइट्स, ऐप्स और इतने सारे बिचौलियों के साथ कंपनियां इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज कैसे करती हैं? ये हमेशा आसान नहीं होता और अक्सर इसमें लड़ाई झगड़े या कहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। आज के ज़माने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शोरूमिंग। इसमें होता ये है कि कस्टमर स्टोर में जाकर प्रोडक्ट देखता है, उसे ट्राई करता है, लेकिन फिर घर आकर उसे ऑनलाइन किसी और जगह से सस्ते दाम पर खरीद लेता है। ये प्रॉब्लम सीधे तौर पर इन अलग-अलग चैनल्स के होने की वजह से ही पैदा होती है। और ये जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कई वजहों से हो सकता है। हो सकता है कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और उसे बेचने वाले रिटेलर के गोल ही अलग-अलग हों, या फिर ये क्लियर ही ना हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। जब इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो थोड़ी बहुत अनबन होना तो स्वाभाविक है। तो आखिर में बात यह है कि आज की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं रह गया है। असल गोल तो बहुत बड़ा है और वो है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ये पक्का करना कि कस्टमर का कंपनी के साथ हर इंटरैक्शन, चाहे वो कहीं भी हो, एकदम स्मूथ और पॉजिटिव हो। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ज़रा सोचिए, भविष्य में जब हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया पूरी तरह से एक हो जाएंगी, तो क्या हम इन्हें अलग-अलग चैनल कहना भी बंद कर देंगे? शायद तब ये सब कुछ सिर्फ कॉमर्स कहलाएगा।